हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 20 सितंबर के करेंट अफेयर्स। ओके, सो आज की न्यूज़ काफ़ी खास है। हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट को आज के करेंट अफेयर्स में कवर किया है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में आपको काफ़ी सारे रिवीजन क्वेश्चन और क्वेश्चन ऑफ द डे भी मिलेगा, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको 20 सितंबर के करेंट अफेयर्स की PDF लेनी है तो परचम का टेलीग्राम है, टेलीग्राम से आप करेंट अफेयर्स की PDF बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है, आज का जो सेगमेंट है, यहाँ से आप आने वाले एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने वाले हो। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। आज कोई भी इंपॉर्टेंट डे हमें डिस्कस नहीं करना है, डायरेक्टली हम अपने करेंट अफेयर से बात करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है होयसाला टेम्पल। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए, कल हमने 41 नंबर का जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है वो कौन सा था? शांति निकेतन था, वेस्ट बंगाल में। आज यहाँ पे हम 42 नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ टेम्पल है होयसाला टेम्पल्स कर्नाटका में, इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। काफ़ी लंबे समय से ये अपील चल रही थी। 2014 में इन टेम्पल्स को बेसिकली हम देखेंगे कि टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था, लेकिन लास्ट ईयर भारत ने फाइनली अप्रोच किया और इस साल आप देख रहे हैं कि 42 नंबर की जो हमारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला हमारे जो मंदिर हैं वो कौन से बन चुके हैं? होयसाला टेम्पल कर्नाटका के बन चुके हैं। इसी के रिगार्डिंग हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके है, सो होयसाला टेम्पल नाउ इंडियाज 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुके हैं। ये बात हमको समझ में आई। 41 नंबर के 41वें नंबर के कौन थे? शांति निकेतन था। ठीक है, अब यहाँ पे जो होयसाला एम्पायर के टेम्पल है, बेसिकली यहाँ पे ग्रुप ऑफ टेम्पल है और 3 टेम्पल जो है उन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं वो टेम्पल? पहला है चेन्नाकेश्वर टेम्पल, बेल्लूर में है। सेकंड है होयसलेश्वरा टेम्पल, जो कि आपको हेलेविडू में देखने को मिलेगा, और केशवा टेम्पल जो हमको देखने को मिलता है सोमनाथपुर। तो सोमनाथपुर, बेल्लूर एंड हेलेविडू के जो टेम्पल्स हैं, बेसिकली उन तीनों टेम्पल्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है और इन तीनों टेम्पल्स को 12 से लेकर 13 सेंचुरी के बीच में कंस्ट्रक्ट कराया गया था। और ये तीनों टेम्पल जो हैं वो ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी प्रोटेक्शन लिस्ट में है। मतलब ASI ने इन टेम्पल्स को जो है ऑलरेडी प्रोटेक्शन देके रखा है। ठीक है, अब ये कोई पहले टेम्पल नहीं है या पहली कोई साइट नहीं है कर्नाटका की जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया हो। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो हम्पी के जो टेम्पल्स हैं उनको 1986 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। वहीं आप देखेंगे 1987 में जो पत्तादकल के टेम्पल्स हैं, जिनको चालुक्य रूलर्स के द्वारा 7 से लेकर 8 सेंचुरी के बीच में बनाया गया था, बैंक ऑफ द मालप्रभा रिवर कर्नाटका में है, इन्हें 1987 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। अब कुछ बातें हम वो 3 टेम्पल्स के बारे में कर लेते हैं जिनको रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। फर्स्ट नंबर पे है चेन्नाकेश्वर टेम्पल, वेल्लूर में। ये टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को। किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड विष्णु को है। इसको कंस्ट्रक्ट होने में 103 ईयर्स 103 साल का समय लगा है और इसे तैयार किया है किंग विष्णुवर्धन ने। किसने तैयार किया है इसे? किंग विष्णुवर्धन के द्वारा कंस्ट्रक्ट कराया गया है चेन्नाकेश्वर टेम्पल, बेल्लूर। नेक्स्ट बात करेंगे केशवा टेम्पल। केशवा टेम्पल आपको देखने को मिलेगा मैसूर डिस्ट्रिक्ट में। मैसूर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा सोमनाथपुर में। बेसिकली जो सोमनाथ दंड नायक है उनके द्वारा इसे तैयार किया गया था। किसके समय में? नरसिम्हा III के समय में तैयार किया गया था 1268 CE में। नेक्स्ट है हेलेबिडू। बेसिकली पहले जो कैपिटल थी यहाँ पर होयसाला एम्पायर की वो आपकी बेल्लूर थी, बाद में इन्होंने इसे शिफ्ट करके हेलेबिड कर दी थी। हेलेबिड को पहले हम डोरा समुद्रा के नाम से जानते थे। डोरा समुद्रा के नाम से इसको जानते थे और वहाँ के जो मर्चेंट थे, बेसिकली जो वेल्दी मर्चेंट्स थे, उनके द्वारा ही यहाँ पर होयसलेश्वर टेम्पल का फॉर्मेशन या कंस्ट्रक्शन कराया गया था। ये टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड आपको देखने को मिलेगा, भगवान शंकर को। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा स्पेशल सेशन चल रहा है लोकसभा का और ऑब्वियस सी बात है, जब लोकसभा का सत्र चल रहा होता है तो कई सारे बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है ना। तो यहाँ पर भी वीमेंस रिजर्वेशन बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में। काफ़ी लंबे के समय के प्रयासों के बाद इस बिल को फाइनली यहाँ पे लोकसभा में लाया गया है, वो भी हमारी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग से। तो हमारी पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग है वहाँ से
पेश होने वाला ये पहला बिल है वीमेंस रिजर्वेशन बिल। क्या कहता है ये बिल, आयो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ठीक है। क्या इंट्रोड्यूस किया है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम को इंट्रोड्यूस किया है रिसेंटली लोकसभा में नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग से, बेसिकली इंश्योर करने के लिए स्टेट लेवल पे एंड नेशनल लेवल में जो आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर लोकसभा में एंड विधानसभा में वीमेंस का रिजर्वेशन होना चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसलिए 33% रिजर्वेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे वीमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो बेसिकली 33% गारंटी कोटा देता है वीमेंस को लोकसभा में एंड स्टेट असेंबली में, जिसे इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में। और इंट्रोड्यूस करने वाले पर्सन कौन है, अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल जो है वो हमारे कानून मिनिस्टर या हमारे लॉ मिनिस्टर है। इन्होंने इस बिल को 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के नाम से इंट्रोड्यूस किया है। 128वें नंबर का संविधान संशोधन बिल के नाम से उसको इंट्रोड्यूस किया है। अभी बिल है, आप सभी को पता है बिल से एक्ट बनने की कहानी थोड़ी लंबी होती है। लोकसभा से पास हुआ है, फिर राज्यसभा में जाएगा और राष्ट्रपति महोदय जब साइन करेंगे तो ये बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो 128वें नंबर का संविधान संशोधन बिल है जिसको हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा पास किया गया है, ये बिल कहता है कि लोकसभा और स्टेट असेंबली में 33% रिजर्वेशन जो है वो वीमेंस को दिया जाएगा। इसके अलावा इस बिल को फर्दर एक्सटेंड किया गया है दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली तक, मतलब दिल्ली की जो विधानसभा है वहां पे भी 33% जो है वीमेंस को रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब ये जो बिल है ना वो कोटा के अंदर कोटा है, मतलब 33% रिजर्वेशन तो वीमेंस को है, लेकिन वीमेंस में भी तो कैटेगरी होती है SC, ST, एंग्लो इंडियन, तो यहाँ पर अलग से उन सारी कैटेगरी की फीमेल्स को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, इसलिए इसे हम कोटा विथ इन कोटा के नाम से भी जान रहे हैं। क्लियर इतनी चीजें। तो आप देख सकते हैं ये अमेंडमेंट जो है वो 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट इन द लोकसभा, इसमें कहा है कि 1/3 या 33% जो टोटल सीट है लोकसभा की वो रिजर्व होगी वीमेंस के लिए। यही कहानी आपको स्टेट असेंबलीज में देखने को मिलेगी और इस बिल को फर्दर एक्सटेंड किया गया है बाय द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। क्लियर। लेकिन ये सब एप्लीकेबल कब होगा, इफेक्ट में कब आएगा, आफ्टर द डिलिमिटेशन। यहाँ पे लिखा है कि जब परिसीमन हो जाएगा, जब डिलिमिटेशन हो जाएगा उसके बाद इस बिल को जो है वो इम्पोज कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत पहले हमारी कंट्री में डिलिमिटेशन हुआ था, अब हमारी कंट्री की पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गई है, तो हो सकता है स्टेट असेंबली की सीट्स भी इंक्रीज हो जाएं, इसलिए डिलिमिटेशन के बाद जो है वो 1/3 या 33% जो है वो रिजर्वेशन वीमेंस को दिया जाएगा लोकसभा में भी, स्टेट असेंबली में भी और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में भी। ये जो इफेक्ट में आएगा वो 15 साल के लिए रहेगा। 15 साल से पहले भी अमेंडमेंट किए जा सकते हैं और 15 साल के बाद भी फर्दर अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। क्लियर है। तो ये सारा बिल यहाँ पर आया है, मामला सामने आया है। अब इसका इतिहास हम थोड़ा सा समझते हैं। पहली बार वीमेंस के रिजर्वेशन की बात वो भी पॉलिटिकल सेक्टर में किसने की थी, हमारी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के द्वारा कही गई थी 1989 में। तो पहली बार हमारी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी यहाँ पर वो लेकर आए थे कि वीमेंस को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। किस में मिलना चाहिए, तो लोकल बॉडीज़ में, जो अर्बन और रूरल एरियाज़ में लोकल बॉडीज़ है वहाँ पे 1/3 रिजर्वेशन है, 33% रिजर्वेशन वीमेंस को मिलना चाहिए। लेकिन ये बिल लोकसभा तो पास करती है लेकिन राज्यसभा से बिल पास नहीं हो पाता, तो ये बिल फेल हो जाता है। इसके बाद अगला प्रयास करते हैं हमारी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव जी 1992-93 में। वो अगेन इस बिल को लेकर आते हैं और कहते हैं कि अर्बन एंड लोकल बॉडी में जो चेयरमैन की पोस्ट होती है, बेसिकली जो चेयरमैन होते हैं उनमें भी वीमेंस का रिजर्वेशन होना चाहिए 33%, 1/3%। तो उस बिल को फाइनली फिर लोकसभा और राज्यसभा से पास किया जाता है और यहाँ पे आज के समय में आप देखेंगे लगभग 15 लाख इलेक्टेड वीमेन जो है वो पंचायत और नगर पालिका को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगला प्रयास हम देखते हैं, पहली बार अब यहाँ पे लोकसभा में रिजर्वेशन की बात हो रही है फॉर द वीमेंस। कौन लेकर आ रहा है, 1996 में देवगौड़ा जी की गवर्नमेंट 81 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर आती है लोकसभा में। पहली बार इस तरीके का बिल आ रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम और यहाँ पे वीमेंस की रिजर्वेशन की बात पार्लियामेंट में की जाती है 33% लोकसभा में। लेकिन अगेन इस बिल को पास नहीं किया जाता है और ये बिल फेल हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमारी कंट्री के अगेन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पे 1998, 1999, 2002 और 2003 में प्रयास करते हैं कि लोकसभा में 33% रिजर्वेशन वीमेंस को मिले। तो अगेन वो बिल लेकर आते हैं लेकिन सभी बार ये बिल फेल हो जाता। तो आप देख सकते हैं इस बिल की कहानी कितनी लंबी है ना। जो महिलाओं के रिजर्वेशन की बात चल रही है जब से इलेक्टेड बॉडी में, पहले अर्बन एंड रूरल बॉडीज के लिए चल रही थी, अब लोकसभा और स्टेट असेंबली के लिए बातें चल रही हैं। तो इस तरीके से ये बिल को न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। क्लियर।
चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश के एक जीआई टैग के बारे में। ये जीआई टैग जो है वो जून में दिया गया था, जून 2023 में दिया गया था, लेकिन अभी एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई जहाँ पर जीआई सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो वापस से चर्चा में था तो मैंने सोचा आपको एक बार शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश की एक स्वीट डिश के बारे में, एक जो मिठाई है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, आत्रेयपुरम पुथेरा कुलू, ठीक है। हम बात कर रहे हैं आत्रेयपुरम पुथेरो कुलू के बारे में या कुला के बारे में, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग दिया है, जो कि एक ट्रेडिशनल स्वीट डिश है आंध्र प्रदेश की। बेसिकली यहाँ पे एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई है। सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई है दामोदरम संजीवयालय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम में, जहाँ पर ये हैंड ओवर किया जा रहा है सर्टिफिकेट। अभी जो सर्टिफिकेट दिया है, जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है बेसिकली, वो जून 2023 से लेकर दिसंबर 2031 तक रहेगा। आपको पता है कि जीआई सर्टिफिकेशन जो है वो 10 साल के लिए दिया जाता है, तो 2023 से 2031 तक रहेगा और 10 साल के बाद आपको रिन्यू कराने की ज़रूरत होगी। अब ये जो जीआई रजिस्ट्री का ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो चेन्नई में है। ये अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मतलब DPIIT के अंदर ये काम करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक पार्ट है। डन। छोटी सी और जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ, हमने एक एग्ज़ाम गाइडेंस सेल ओपन की है। ये एग्ज़ाम सेल में आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कैसे पढ़ाई करनी है, बुक क्या होगी एट्सेट्रा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, नॉट फॉर स्टेट गवर्नमेंट। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर ये जो आपको मेल आईडी है, इस नंबर पे आप मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग है 2 to 4, केवल 2 से 4 बजे के बीच में। इसके अलावा काफ़ी बच्चों को डाउट होते हैं कि कोर्स कैसे परचेस करें, PDF कैसे परचेस करें या मैगजीन कैसे परचेस करें, या फिर PDF ओपन नहीं हो रही है, पेमेंट अटक गई है, ऐसे कई सारे डाउट्स होते हैं। तो उन डाउट को सॉल्व करने के लिए ये है परचम का हेल्पलाइन नंबर। आप इस नंबर पे कॉल करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। क्लियर? आई होप आपने ये दोनों नंबर नोट डाउन कर लिए होंगे। चलो हम आगे की करेंट अफेयर्स के न्यूज़ को यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर एक पर्सन के बारे में हम बात करने वाले हैं जिनका नाम है धनंजय जोशी। ये है धनंजय जोशी जी, जिन्हें चेयरमैन बनाया गया है DIPA मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन का। इन्होंने अखिल गुप्ता को रिप्लेस किया है। अखिल गुप्ता जो है वो DIPA के सिंस 2011 जो थे वो चेयरमैन है, 2011 से चेयरमैन के रूप में काम कर रहे थे। अब जोशी जी की जो चेयरमैनशिप है वो 1 अक्टूबर 2023 से ये इफेक्ट में आएंगे। लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि ये DIPA फुल फॉर्म तो समझ में आ गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन है। बेसिकली ये बॉडी करती क्या है? तो ओरिजिनली इस बॉडी का फॉर्मेशन 2010 में हुआ था, 2010 में हुआ था, लेकिन उस समय इसका नाम TIPA था, मतलब टावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन। फिर 10 साल के बाद मतलब 2020 में इसका नाम DIPA कर दिया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन। बेसिकली जितनी भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर के सेक्टर में काम कर रही हों या फिर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में काम कर रही हों, EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में काम कर रही हो, तो उन सब की एक गाइडेंस या एक मेंबरशिप बॉडी या अपेक्स बॉडी जो है वो DIPA है। इसका मकसद है भारत में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री की। ठीक है। अगेन हमारा नाविक जो है वो न्यूज़ में है। ठीक है। नाविक क्या है? इंडिया का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। अगेन न्यूज़ में है। अभी कुछ दिन पहले भी न्यूज़ में था जब हमने iPhone 15 में बेसिकली नाविक को कॉन्फ़िगर किया था, नाविक को इंट्रोड्यूस किया था, तब से ये न्यूज़ में है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी कह दिया है कि ये मैंडेटरी होगा कि 2025 से पहले सारे स्मार्टफोन में नाविक होना चाहिए। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और भारत में मोबाइल को लॉन्च करना चाहते हैं तो आपके पास मैंडेटरी है कि नाविक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए आपके स्मार्टफोन में। नाविक जो है, जैसा कि आपको समझ में आ गया कि इंडिया का नेविगेशन पर्सनल जो इंडिजीनियसली नेविगेशन सिस्टम है जिसको डेवलप किया है इसरो ने, और ये ऑपरेशनल में 2018 मतलब 2018 से नाविक जो है काम कर रहा है। इसको हम अलग अलग इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट्स में यूज़ कर रहे हैं, इंडियन मिलिट्री इसको यूज़ कर रही है, कार स्मार्टफोन में हम नाविक को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट हैज़ मैंडेट नाविक सपोर्ट इन स्मार्टफोन एंड अदर डिवाइस बाय द एंड ऑफ 2025। तो गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया है कि अपकमिंग जो भी स्मार्टफोन होंगे उसमें मैंडेट होगा कि आपको नाविक सिस्टम होना चाहिए 2025 तक। ठीक है। पूरी कहानी को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस
It intention to make it mandatory for smartphone to integrate with India's home ground navigation system नाविक। इसमें नाविक पावर चिप या फिर नाविक चिपसेट का यूज़ होना ज़रूरी है। आने वाले जो 5G फ़ोन्स होंगे उन सारे के सारे 5G फ़ोन्स में मैंडेटरी होगा कि आपको नाविक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। कब से 1 जनवरी 2025 से। इसके अलावा दूसरे जो डिवाइस है या ऑपरेटिंग फ़ोन्स हैं जो कि L1 बैंड पे काम कर रहा है और GPS को यूज़ कर रहा है, उनके लिए भी मैंडेटरी कर दिया है कि आपको नाविक का सपोर्ट होना चाहिए दिसंबर 2025 तक। क्लियर है इतनी चीज़ें। अभी प्रेजेंटली नाविक में 7 सैटेलाइट काम कर रही हैं, लेकिन इसको फर्दर इंक्रीज़ करने की बात हो रही है कि 12 सैटेलाइट फ्यूचर में नाविक के साथ एसोसिएट हो जाएंगी, काम करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भारत का एक इनिशिएटिव। सभी को पता होगा टीवी मुक्त भारत, मतलब टीवी को एलिमिनेट करना है भारत से। कब तक? 2025 के एंड तक, मतलब 2025 के ख़त्म होने तक हमको भारत से टीवी को ख़त्म करना है, जो कि ग्लोबल टारगेट से 5 साल पहले है। ग्लोबल टारगेट है कि पूरे वर्ल्ड से टीवी को एलिमिनेट करना है 2030 तक, लेकिन भारत का टारगेट क्या है? 2025 तक। हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली टीवी मुक्त एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया है बाय द डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन ऊधमपुर। ठीक है, तो ऊधमपुर में आप देखेंगे, ऊधमपुर यहाँ पर आप देखेंगे SMVD नारायणा हेल्थ केयर में टीवी मुक्त एक्सप्रेस को इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, जिसका स्लोगन है चलो चलें टीवी को हराने। बेसिकली ये जो एक्सप्रेस है या एक जो भी टीवी मुक्त एक्सप्रेस है, ये गांव-गांव जाएगी, हर एक विलेज में जाएगी और वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस बताएगी कि टीवी किस तरीके से अलग है, टीवी के लिए क्योर क्या हो सकते हैं, आपको किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, जिससे हम टीवी को 2025 तक एलिमिनेट कर सकें। ओके, नेक्स्ट ये है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और इन्होंने रिसेंटली कहा है कि हम 23 न्यू सैनिक स्कूल को ओपन करेंगे पार्टनरशिप मोड पे। ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्टर अप्रूव टू सेट अप 23 न्यू सैनिक स्कूल। अभी देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट है वो 100 न्यू सैनिक स्कूल तैयार करने का है, तो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अप्रूव कर दिया है 23 नए सैनिक स्कूल को तैयार किया जाएगा इन द पार्टनरशिप मोड में। पार्टनरशिप मोड का क्या मतलब है? जो भी आपके स्टेट में बोर्ड्स होती हैं तो स्टेट बोर्ड से वो एफिलेटेड रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो सैनिक सर्टिफिकेट काउंसिल है उनसे भी आपको एफिलेशन मिलेगा और इस तरीके से दोनों मोड में आपकी पढ़ाई हो सकेगी। बेसिकली ये जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है, तो सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे MOU साइन किया गया था भारत में सैनिक स्कूल को सेटअप करने के लिए, और जब ये स्कूल सेटअप हो जाएंगे तो भारत में टोटल जो फंक्शनिंग सैनिक स्कूल की संख्या हो जाएगी वो 42 हो जाएगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, इसका ऑब्जेक्टिव है जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करना। पहला तो ये नई एजुकेशन पॉलिसी में जितने भी करिकुलम एक्टिविटीज़ होंगी वो तो इन स्कूल्स में होगी ही, लेकिन इस स्कूल में जो है वो आर्म फोर्सेज में जाने के लिए बच्चों को ट्रेन भी किया जाएगा, उनको इनकरेज किया जाएगा कि आप आर्म फोर्सेज में भी किस तरीके से अपने करियर को बना सकते हैं। ठीक है, ये जो स्कूल होंगे ना वो आप देखेंगे एफिलेटेड होंगे, जो आपका एजुकेशनल बोर्ड है उसके साथ एफिलेटेड होंगे ही। उसके अलावा जो करिकुलम सैनिक स्कूल पैटर्न में होता है वो करिकुलम यहाँ पे पूरा जो है वो अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि सैनिक स्कूल सोसाइटी जो है सैनिक स्कूल सोसाइटी से एफिलेटेड होंगे और उसी तरीके से इनकी पूरी पढ़ाई या पैटर्न होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम नमो 11 पॉइंट प्रोग्राम के बारे में। इस पूरी न्यूज़ में बस एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कि नमो 11 पॉइंट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया। तो रिसेंटली 73rd नंबर का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नमो 11 पॉइंट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ये 11 पॉइंट है जो डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे नमो वीमेन एम्पावरमेंट मिशन, जो कि वीमेंस को 73 लाख वीमेंस को जो है बेनिफिट देता है गवर्नमेंट स्कीम का। फिर नमो कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर मिशंस, जो कि सेफ्टी किट या टूल प्रोवाइड करेगा 73,000 वर्कर को। हर चीज़ में आपको 73 देखने को मिलेगा। ठीक है, नमो स्मार्ट ट्राइबल स्कूल मिशन, जो कि स्मार्ट स्कूल्स में होगा, 73 साइंस सेंटर्स ओपन किए जाएंगे। फिर नमो स्पोर्ट ग्राउंड गार्डन मिशन, और वेल इक्विप्ड प्लेग्राउंड और गार्डन तैयार किए जाएंगे, और 73 सिटीज़ का ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस तरीके का कोई पहला काम नहीं कर रहा है कि पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम से कोई स्कीम को जारी किया हो, नहीं। इसके पहले आप देखेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नमो सेतकरी महासम्मान योजना को भी लॉन्च किया गया था, और ये योजना बेसिकली
जो हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में किसानों की जो मदद करते हैं, जो फाइनेंशियल उनको सपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर 6,000 रुपीज़ एनुअली देने की बात इस स्कीम में की गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है पेमा खांडू, उन्होंने बेसिकली मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना को लॉन्च किया है। किसके लिए? जो वर्कर्स हैं, वेलफेयर ऑफ द लेबर फोर्सेस ऑफ द स्टेट। तो जो अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनी में जुड़े हुए वर्कर्स हैं अरुणाचल प्रदेश में, उन लोगों के बेनिफिट के लिए बेसिकली मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की बात की गई है। इसमें बोला गया है कि जो मैटरनिटी बेनिफिट मिलते हैं फैमिली को, वर्कर्स की फैमिली को, उसको भी 1,000 रुपीज़ से बढ़ाकर 6,000 रुपीज़ कर दिया जाएगा। अगर नेचुरल डेथ होती है किसी वर्कर की तो 50,000 दिए जाते थे, इसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया जाएगा। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है, वर्क के दौरान कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में जो 1 लाख रुपए दिए जाते थे उसको बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये जो वर्कर्स है, इनके बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए, स्पोर्ट के सेक्टर में इनकरेज करने के लिए उनको भी यहाँ पे कैश इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर कोई भी बच्चा स्टेट लेवल में जाता है, वहाँ पे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रोंज मेडल जीतता है, तो उनको भी कुछ प्राइज मनी दी जाएगी। गोल्ड जीतने पे 15,000 रुपये, सिल्वर जीतने पे 10,000 रुपीज़ एंड ब्रोंज मेडल जीतने पे 8,000 रुपीज़ दिया जाएगा। और नेशनल लेवल पे इस तरीके से अलग है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए हमारे घरों में जब अक्सर आपने देखा होगा, जब चूहे हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? जब हमारे घरों में चूहे हो जाते हैं तो हम चूहे मार दवाई का उपयोग करते हैं। इसके अलावा वो स्टील एंड लोहे से बने हुए पिंजड़े का उपयोग करते हैं, जिसमें रोटी फंसा के रखते हैं, चूहा आएगा वह फंसेगा। ठीक है, ऐसा भी हमने किया है बचपन में। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ग्लू पैड का यूज़ करते हैं। तो ग्लू पैड में क्या होता है, वो चूहा आके चिपक जाता है, रेट आके चिपक गया, और फिर उसको बहुत पेन भी होता है, वो भूख के कारण वो तड़प तड़प के मर जाता है। तो सिंपल सी बात है यार, किसी को मारना है एक बार में जहर दे के मार दो, ऐसे तड़पा तड़पा के क्या मारना। तो इसलिए ये बहुत इनह्यूमन है। और ये आवाज़ किसने उठाई है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने उठाई थी 2011 में, और उसके बाद 2021 में भी इन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो फाइनली दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो ग्लू पैड है फॉर रोडेंट कंट्रोल, उनको बैन करने की बात की है, इनके सेल पे, इनके मैन्युफैक्चरिंग पे, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन पे, और ग्लू पैड के यूज़ करने पे कम्प्लीटली बैन लगा दिया गया है बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। डन। इतना ही था उसमें बताने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। ICAR एंड CIBA, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इसका 2nd एडिशन, और गेस्ट जो थे वो पुरुषोत्तम रुपाला थे। बेसिकली ये जो श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया है रिसेंटली। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो स्कीम लॉन्च की गई है वो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया और ICAR एंड CIBA के मदद से लॉन्च की गई है, जो कि जो झींगे की फार्मिंग करते हैं, जो झींगे की फार्मिंग करने वाले किसान हैं, उनको एक सिक्योरिटी और इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करने की बात की गई है। ठीक है, बेसिकली आप देखेंगे ICAR एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर मतलब CIBA, इन दोनों ने मिलकर 2nd एडिशन श्रिम्प फार्मर कॉन्क्लेव को आयोजित किया था। कहाँ पर? नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस, नवसारी आपका गुजरात में। और वहाँ पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में भी पुरुषोत्तम रुपाला ने बताया कि 5 साल के लिए हमने इस स्कीम को लॉन्च किया था 2020-21 2020-21 से 2024-25 तक, और अभी तक हमने इसमें जो बजट मतलब पैसा खर्च कर चुके हैं वो 20,000 रुपये करोड़ है। 20,000 करोड़ रुपए हमने यहाँ पे खर्च किए हैं, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करने के लिए, एक्वाकल्चर एंड जो फिशरी फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए बेसिकली ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना काम करती है और ब्लू रिवोल्यूशन पे ध्यान देती है। अब देखिएगा, लोकसभा की सिटिंग चल रही है, और जब भी लोकसभा की सिटिंग होती है तो कई सारे बिल्स पे भी आते हैं, और बहुत सारे जो मिनिस्टर होते हैं उन्होंने कोई स्कीम रन करी है तो उस स्कीम के बारे में भी बताते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर एक स्कीम है जिसका नाम है श्रेयस। उस स्कीम का डेटा भी सामने आया है। क्या डेटा सामने आया? पहले डेटा बताती हूँ, फिर इस स्कीम के बारे में बताऊँगी। इस डेटा में कहा गया है कि 2014 से 2014 से जब से हमने इस स्कीम को लॉन्च किया है, SC और OBC स्टूडेंट्स के हायर एजुकेशन के लिए हमने यहाँ पर 2300 करोड़ रुपीस स्पेंड किए हैं, और इससे 21,000 से ज़्यादा SC कम्युनिटी के बच्चों को फ़ायदा हुआ है अंडर द श्रेयस स्कीम। श्रेयस स्कीम बेसिकली आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी 2014 में, 2014 में। इसका पूरा नाम है स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल, ये इसका पूरा नाम है। श्रेयस जो स्कीम है इसके अंदर चार सब स्कीम काम करती हैं। कौन कौन सी हैं? तो पहला है
टॉप क्लास एजुकेशन फॉर एससी, मतलब एनआईटी, आईआईटी बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने में मदद करते हैं। फ्री कोचिंग स्कीम फॉर एससी एंड ओबीसी, नेशनल ओवरसीज स्कीम फॉर एससी और नेशनल फेलोशिप स्कीम फॉर एससी। ठीक है, ये है आपकी श्रेयस स्कीम। अंत में बात करेंगे हम समुद्र प्रहरी के बारे में। क्यों है न्यूज़ में? बेसिकली इंडियन कोस्टल गार्ड का शिप है जिसका नाम है समुद्र प्रहरी, और ये जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन है जो पॉल्यूशन कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, समुद्र प्रहरी जो है वो इंडियन कोस्टल गार्ड का शिप है और इसको स्पेशली ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि पॉल्यूशन कंट्रोल करता है, और ये अपने तरीके का पहला पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है जिसको साउथ ईस्ट एशिया में डिप्लॉय किया गया है। बेसिकली आसियान नेशन के साथ मिलकर ये काम कर रहा है। ये करता क्या है तो देखिएगा, ये हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें कई बार क्या होता है, ऑयल स्पिल हो गया, तेल पानी में बह गया, तो उस ऑयल को कलेक्ट करने का काम करता है। इसके पास स्टोरेज टैंक होते हैं जिसमें जो ऑयल स्पिल हुआ है उसको ये कलेक्ट कर सकता है। इसमें मोस्ट एडवांस पॉल्यूशन रिस्पांस एंड कंट्रोल इक्विपमेंट इसमें लगाए गए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। सबसे पहली बात करते हैं, भारत में होने जा रही है मोटो ग्रैंड प्रिक्स, मतलब जीपी भारत, और ये कब होने वाली है? 22 से लेकर 24 सितंबर के बीच में होने वाली है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ये पहली ग्रैंड प्रिक्स है जो कि इंडिया में हो रही है, और इसका जो स्पॉन्सरशिप है वो किसने लिया है? इंडियन ऑयल ने लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स के बारे में। तो आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने जो टी वेस्ट होता है, जो टी कंपनीज का, टी फैक्ट्रीज का जो वेस्ट आता है, उससे फार्मास्यूटिकल एंड फूड प्रोडक्ट को डेवलप किया है। ये जो कहानी थी कल अधूरी रह गई थी, इसको पूरा कर लेते हैं कि एकनाथ शिंदे जी की जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूवल कर दिया है कि औरंगाबाद का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर के नाम रखा जाएगा, और उस्मानाबाद का नाम चेंज करके धाराशिव कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन ओरिजिन निहार मालवीय के बारे में, और निहार मालवीय को परमानेंट सीईओ बना दिया गया है पेंगुइन रैंडम हाउस का। ठीक है, ओके। अब अंत में एक छोटी सी कहानी और, ये करेंट अफेयर्स के लिहाज से तो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अब आप बैठे हो कहीं पे और कोई बच्चा आए, भैया भैया इंडिया और कनाडा का क्या चल रहा है, क्यों टेंशन हो गई है, न्यूज़ में आप देख रहे हो, तो मैं आपको बस टेंशन बता देती हूँ कि आखिरकार मामला क्या है, इंडिया एंड कनाडा के बीच में क्या टेंशन चल रहा है। तो टेंशन एक आतंकवादी की वजह से शुरू हुआ। एक खालिस्तानी टेररिस्ट थे जिनका नाम था हरदीप सिंह निज़र, खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज़र। तो इनकी जो किलिंग का जो आप कह सकते हैं कि किलिंग के लिए कहा कि भारत इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, भारत का इसमें हाथ है इनको मरवाने के लिए। ऐसा कौन कहता है? कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो कहते हैं। तो जस्टिन ट्रूडो ने एक्यूज़ किया है इंडिया को कि खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज़र की किलिंग में भारत का हाथ है। और उसके बाद कनाडा ने क्या किया, जो इंडियन डिप्लोमेट थे कहाँ पे? कनाडा की एम्बेसी में, उनको क्या कर दिया? निकाल दिया। कहते हैं बस अब तुम जाओ, हमारी एम्बेसी में बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो भारत इससे नाराज़ हो गया, और भारत ने पहले तो अपना बयान दिया कि ये जो खालिस्तानी टेररिस्ट थे हरदीप सिंह, इनकी हत्या में, इनकी किलिंग में भारत का कोई हाथ नहीं है। और उसके बाद भारत ने क्या किया, भारत ने भी जो टॉप इंडियन डिप्लोमेट थे कनाडा के, भारत में सीनियर कैनेडियन डिप्लोमेट, उनको भी कहा है 5 दिन के अंदर आप कंट्री को छोड़ दो, लीव द कंट्री विद इन 5 डेज। ये बोला है भारत ने, इंडिया ने। अगर हम दोनों कंट्रीज़ के बायलैटरल रिलेशन देखें, बायलैटरल ट्रेड देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया और कनाडा के बीच के जो बायलैटरल ट्रेड है वो 8.16 बिलियन डॉलर के हैं। भारत जो है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है 4 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट कनाडा को। कौन कौन से? फार्मास्यूटिकल, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, मशीनरी। और वहीं कनाडा भी जो है वो एक्सपोर्ट करता है इंडिया को 4.06 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट, जिसमें पल्सेज हैं, माइनिंग प्रोडक्ट है, पेपर है, एट्सेट्रा। क्लियर? तो ये पूरा बेसिकली विवाद चल रहा है। अंत में बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ये है कि नॉर्थ इंडियन स्टेट कौन सा है जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आया है? तो आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर अप्लाइंग फॉर पीएम विश्वकर्मा योजना? तो पीएम विश्वकर्मा योजना को अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है वो है 18 साल। ऑप्शन ए। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, चाहे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बोल लो या मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बोल लो, ये दोनों की दोनों जो योजना है वो एमपी की हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है नमो 11 पॉइंट प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कितने नए सैनिक स्कूल को ओपन करने की बात की है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 23। ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, रजनीश कुमार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस के द्वारा किसे अवार्ड दिया गया है, तो फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा को ये अवार्ड दिया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, 84। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि कितने वीमेन आर्टिस्ट को दिए गए हैं, तो टोटल अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए 84, मेल को दिए गए 70 और फीमेल को दिए गए 40, तो सही आंसर है सी। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है विच इज रिलेटेड टू द एशिया कप 2023। कल मैंने एशिया कप की सारी कहानी आपको बताई थी, कौन प्लेयर ऑफ द मैच है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, कौन सी ट्रॉफी जीती है, एटसेट्रा। आप बस बता दो इनमें से इनकरेक्ट कौन से हैं। 4 ऑप्शन है, जो सही लगता है वो आप हमें कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें कल के वीडियो में करते हैं, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।